अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने फर्स्ट लेक्चर दिया था मैंने आपको। उसमें हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स बताए थे मैंने। और दूसरा मैंने आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट को सेपरेटली जो है वो डिफ़ाइन करके बताया था कि ये स्ट्रैटेजी क्या चीज़ होती है और मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। आज मैं इंशाल्लाह आगे आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे ले जाता हूँ। ये कोर्स ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटपुट रेफरेंस बुक्स और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है उसको हमने कल स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट को सेपरेटली जो है उसको डिफ़ाइन किया था। आज हम कंबाइंड डेफिनेशन करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जब भी हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं तो हमारे जहन में दो क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाई वी नीड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। ठीक है, तो दो बातें हैं इसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन टू अचीव द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। कहा था मैंने कि एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जो आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक हिकमत अमली जो बनाते हैं उसको स्ट्रैटेजी कह जाते हैं। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूरा क्या है? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? इट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ विजन। ठीक है, यानी इसमें 5 मेन स्टेप्स इसमें आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन में। क्रिएटिंग अ विजन, ठीक है, आपने विजन जो है वो क्रिएट करना होता है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी जो है हिकमत अमली तैयार करना। इम्प्लीमेंटिंग एंड एवलुएटिंग, जब हिकमत अमली तैयार हो जाती है तो उसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना होता है और उसको एवलुएट करना होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, सॉरी यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड लास्ट में जो है टेक करेक्टिव एक्शन। टेक एक्टिव एक्शन का मतलब कि हम जो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जो हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं, हिकमत अमली बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करते हैं। और एग्जीक्यूट करने के बाद टेक करेक्टिव एक्शन, यानी हम उसको कंट्रोल करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो सही सिम्प में जा रही है या नहीं। ठीक है, तो उसमें अगर कोई करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं तो उसमें हम वो लेते हैं। तो आप इसी की बेस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट is a managerial process of creating a vision, setting objective, crafting a strategy, implementing and executing that strategy and take corrective actions। ठीक है, तो ये आपकी एक कंप्लीट डेफिनेशन ये बन जाती है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की मैंने आपको कहा दूसरी बात जो हमारे पास जो आती है, वाई वी नीड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, कि हमें जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो उसमें हमारे पास दो बातें हैं। क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द कंपनी, ठीक है, यानी क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द कंपनी, यानी दूसरी कंपनीज के मुकाबले में हम अपना इसके लिए एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरत पेश आती है कि हम जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो अचीव कर सकें। या और दूसरा, टू गाइड द कंपनी थ्रू ऑल द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एनवायरनमेंट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि हम जो है जितने भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको जो है गाइड कर सकें अपनी कंपनी को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंजेस। ठीक है, चूँकि एनवायरनमेंट जो है वो एक डायनामिक यानी बदलती रहती है। एनवायरनमेंट इज़ अ डायनामिक नॉट स्टैटिक। ठीक है, इसलिए जो है हम कहते हैं कि इसकी चेंजेस जो हैं वो उसको हम साथ साथ गाइड करते रहते हैं। तो इस वजह से हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत आती है। चूँकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम जब प्लान करते हैं तो उसमें मैंने कहा टेक करेक्टिव एक्शन लास्ट में, तो हम एनवायरनमेंट के
बदलने के साथ साथ अपने जो है वो उसको चेंज करते रहते हैं, अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रेटजी को और अपनी कंपनी को जो है उसके बारे में गाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी नीड थी। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फार्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेलुएटिंग द क्रॉस फंक्शनल डिसीजन दैट एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फार्मुलेटिंग। अच्छा, इसमें 3 मेन स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो फार्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेलुएटिंग द क्रॉस फंक्शनल डिसीजन। अच्छा, फार्मुलेशन में आपने स्ट्रेटजी जो प्लान जो होता है, प्लान बनाना होता है। प्लान क्या होता है? प्लान मीन्स थिंकिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के बारे में पहले से सोचने को जो है आप प्लान कहते हैं। तो फार्मुलेशन में जो है हम प्लानिंग करते रहते हैं, यानी स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं कि वेयर वी आर, प्लानिंग को हम कहते हैं प्लानिंग इज़ अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। प्लानिंग जो है इसके दरमियान एक ब्रिज का रोल जो है प्ले करती है। तो इसलिए हम कहते हैं फार्मुलेटिंग में हम अपने तमाम जो है स्ट्रेटजी वो प्रिपेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ फार्मुलेटिंग। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग। जब हम अपने सारे प्लान सेट कर लेते हैं, उसके बाद हमें प्लान्स इनटू एक्शन लाने होते हैं, यानी इसको इम्प्लीमेंटिंग को हम एक्शन भी कहते हैं। यानी उन फार्मूलेट जो हमने की होती हैं, तमाम प्लानिंग जो की होती है, एक मेथडली बनाई होती है, उसको हमने इम्प्लीमेंट भी करना होता है एंड एवेलुएटिंग द एवेलुएटिंग क्या होता है? एवेलुएटिंग जो है या एवेलुएटिंग कहते हैं जायज़ा लेना कि जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे हमें रिजल्ट्स या गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसको हम कहते हैं एवेलुएशन, यानी जायज़ा लेना। द क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस क्या होते हैं? क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस जो हैं वो हमारे पास देखें, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेल डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट जो होते हैं ये इंटरलिंक होते हैं, ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है इनके दरमियान। तो जब भी कोई ऐसा डिसीजन हमने लेना होता है तो तमाम जो है ये इनके जो मैनेजर्स होते हैं उनको बिठा के और जो हम फैसला लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल डिसीजन। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रॉस फंक्शनल डिसीजन को कैसे? डिसीजन मेड बाय डिफरेंट फंक्शनल एक्सपर्टाइज टुवर्ड ए कॉमन गोल। ठीक है, यानी हम उसको क्या कह सकते हैं? क्रॉस फंक्शनल डिसीजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिसीजन मेड बाय डिफरेंट फंक्शनल एक्सपर्टाइज टुवर्ड ए कॉमन गोल। किसी एक गोल यानी किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए जब हम सारे एक्सपर्टाइज, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स जो हैं वो इकट्ठे होके और उसका कोई गोल जो है उसका कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस फंक्शनल डिसीजन। ठीक है, तो हम जो फार्मुलेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन और एवेलुएटिंग जो है वो कहते हैं क्रॉस फंक्शनल डिसीजन दैट एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स, जो कि हमारे लिए यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो अचीव करने में मददगार साबित हों। ठीक है, तो ये आपकी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की तरफ। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको कहा, फार्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेलुएटिंग, ये 3 हमारे पास स्टेप्स हैं। हमारी पूरी आउटलाइन जो है इन 3 जो है मेन जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, इन पे हमारी कोर्स आउटलाइन जो है वो पूरी हो जाती है, यानी फार्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेलुएशन। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है स्ट्रैटेजी। ये है आपके पास स्ट्रैटेजी फार्मुलेशन। तो स्ट्रैटेजी फार्मुलेशन में हमें क्या क्या करना होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज प्लानिंग फेज या प्लानिंग स्टेज। जैसे मैंने आपको कहा, प्लानिंग क्या होती है? थिंकिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर, या फिर आप प्लानिंग को डिफाइन कर सकते हैं प्लानिंग इज़ अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो।
ठीक है। डिज़ाइन फेज़, या इसको डिज़ाइन फेज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस स्टेज इंक्लूड्स, इस स्टेज में हम क्या क्या करने जा रहे होते हैं, क्या क्या बनाने जा रहे होते हैं, क्या क्या प्लानिंग करने जा रहे होते हैं। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेप क्या है हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, फार्मूलेशन, और फार्मूलेशन के अंदर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। विजन और मिशन स्टेटमेंट, इसको हम ब्रीफली, फिर इनका एक अलग चैप्टर है, वो इसके बाद सेकंड चैप्टर जो हमारा आएगा उसमें विजन एंड मिशन हम उसको कवर करेंगे। वैसे सिंपली विजन जो है और मिशन जो है ये क्या होते हैं। विजन जो है ये हमारा होता है व्हाट डू वी वांट टू बिकम इन फ्यूचर, ठीक है। व्हाट डू वी वांट टू बिकम इन फ्यूचर इज कॉल्ड विजन, एंड मिशन व्हाट इज़ अवर करंट बिजनेस, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, हम किस पोजीशन पे हैं, दिस इज़ अवर मिशन, हम अब क्या सर्विसेज दे रहे हैं, दिस इज़ अवर मिशन स्टेटमेंट, एंड क्या देना चाहते हैं इन फ्यूचर में, दिस इज विजन स्टेटमेंट। ओके, आगे उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उसके बाद हमारी इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो है इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अच्छा, इंटरनल स्ट्रेंथ उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास कौन से स्ट्रेंथ हैं, कौन से वीकनेसेस हैं, यानी कौन से हमारे पास एडवांटेजेस हैं और कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। इंटरनल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ठीक है। जितने ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है हमारे पास इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है हमने। जब हम प्लानिंग स्टेज में होते हैं तो इसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास कौन से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ठीक है। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं मौक़ों को और थ्रेट्स कहते हैं ख़तरात को, ठीक है। यानी ये बाहर से कुछ हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जैसे कहा मैंने, तो जो हमारे अंदरूनी खूबियाँ या खामियाँ होती हैं, ठीक है, उनको हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं। और ये जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं ये हमारे पास अनकंट्रोलेबल होते हैं, यानी ये हमें जिस एरिया में हम बिज़नेस करने जा रहे होते हैं या जिस कंट्री में हम बिज़नेस कर रहे होते हैं उस मुल्क की तरफ से, यानी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ मौके होते हैं और जो थ्रेट्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, कि हमारे पास बाहर बैरूनी जो है अनकंट्रोलेबल जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हमारे पास मौके हैं और कौन से हमारे पास थ्रेट्स हैं। इनको हम डिटेल में, ये भी अलग चैप्टर है हमारे पास एनवायरमेंटल एनालिसिस का, एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। बहरहाल ये हमारा फार्मूलेशन स्टेज में जो है इनकी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट आइडेंटिफिकेशन स्टेज में हमारे पास सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज जो आती है, तो हमारे पास स्ट्रैटेजी फार्मूलेशन में क्या क्या आ गए, 1 2 3 4 हमारे पास मेन जो है उसमें विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एंड लास्ट वन इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ओके। अब हम ये फर्स्ट हमारे पास जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज जो है वो ये थी। सेकंड स्टेज जो है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन ये क्या होती है, अब मैंने कहा कि प्लानिंग स्ट्रैटेजिक फार्मूलेशन इज़ ए प्लानिंग स्टेज एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन इज़ एक्शन स्टेज, ठीक है। यानी जितना हमने प्लान किया उसको हमने एक्शन में लाना होता है। दिस स्टेज इज़ आल्सो नोन एज एक्शन स्टेज। दिस स्टेज रिक्वायर्ड कंसेंसस टू परसू गोल्स, ठीक है। ये इस स्टेज में जो है हमें हमारे पास कंसेंसस टू पर इत्तफाक राय से जो है हमने अपने गोल्स को अचीव करना होता है, यानी गोल्स तक रसाई करनी होती है। इंटरपर्सनल एंड मैनेजरियल स्किल्स, इस इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हमें जो है
मैनेजरियल और इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो ज़रूरत पड़ते हैं। आल्सो रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। और इस स्टेज में हमें हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़रूरत होती है। मोटिवेशन क्या होती है, कल भी मैंने आपको बताया था। मोटिवेशन जो है स्टिमुलेट द पीपल, स्टिमुलेट द एम्प्लॉयड टू एक्शन फॉर अचीविंग द गोल्स। क्या होता है मोटिवेशन? मोटिवेशन होती है स्टिमुलेट द पीपल, ठीक है, टू एक्शन फॉर द अचीविंग द गोल्स, फॉर अचीविंग द गोल्स। तो इस स्टेज में इसको हम टफेस्ट स्टेज कहते हैं, क्योंकि देखें प्लानिंग जो है वो बैठ के हम दिन में 10 प्लान बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम एक्शन की बात आती है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो फिर जो है उन 10 प्लान में से कोई एक काम हम कर रहे होते हैं, बाकी 9 जो है वो प्लानिंग में ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे टफेस्ट स्टेज जो है वो ये होती है, और इसमें हमें 3 मेन चीज़ें ज़रूरत होती हैं। मैंने आपको कहा कि ये स्टेज क्या क्या, कंसेंसस टू परसू द गोल्स, हमें बाहमी इत्तफाक से, राय से जो है वो अपने परसू करना पड़ता है गोल्स की तरफ। इसमें है इंटरपर्सनल और मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट हमें हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, यानी हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, यानी एक्शन जो है वो उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, टू अचीव द गोल। दिस स्टेज इंक्लूड्स, इस स्टेज में क्या क्या होते हैं, डेवलपिंग पॉलिसीज़, ठीक है, इसमें हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। ये भी एक अलग चैप्टर है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन का, इसको हम डिटेल से आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन यानी हमारे पास जितने वसाइल हैं उनको एलोकेट कर देना, यानी जैसे एलोकेशन क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप जो है वो एलोकेट कर लेते हैं हर किसी को अपनी सीवी के मुताबिक, अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो है उनको जो है वो जॉब असाइन कर दी जाती हैं। एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, जैसे मैंने आपको कहा हमें हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो एम्प्लॉय की मोटिवेशन, एम्प्लॉय की हौसला अफजाई, ठीक है, वो ज़रूरी होती है। तो इसमें इस स्टेज में जो है एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन का क्या मतलब है, स्टिमुलेट द एम्प्लॉयज़ टू एक्शन फॉर अचीविंग द गोल्स, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी स्टेज हो गई स्ट्रेटजी इसकी। इसमें हमारे पास 3 मेन स्टेप्स हैं, डेवलपिंग पॉलिसीज, रिसोर्स एलोकेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयज मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो है, तीसरा मेन जो स्टेज है हमारे पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, वो है हमारे पास स्ट्रैटेजी एवोल्यूएशन। स्ट्रैटेजी एवोल्यूएशन मींस जायज़ा लेना, यानी हमने पहले फार्मूलेट की अपनी हिकमत अमली जो है वो हमने फार्मूलेट की, फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हम उसकी एवोल्यूएशन करते हैं, जायज़ा लेते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है, देखें जो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया वही फाइनल है। चूँकि मैंने आपको कहा कि हमारे एनवायरनमेंट्स जो हैं वो डायनामिक हैं, ठीक है, नॉट स्टैटिक, यानी वो बदलते रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं है, तो इसलिए हमें जो है साथ साथ चेंजेस की भी ज़रूरत होती है। तो स्ट्रैटेजी एवोल्यूएशन स्टेज में हम क्या देखते हैं कि जहाँ कहीं हम देखें कि हमें हमारे गोल्स अचीव होते नज़र नहीं आते, ठीक है, तो वहाँ हम जो है वो अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें चेंजेस जो है वो साथ साथ लाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी एवोल्यूएशन। इसमें क्या है, दिस स्टेज इज़ आल्सो नाउन एज असेसमेंट स्टेज, ठीक है, दिस स्टेज इज़ आल्सो नाउन एज, ये इसको मैं सेट कर लूँ, ठीक है, असेसमेंट स्टेज, इसको हम असेसमेंट स्टेज भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है, फर्स्ट है हमारे पास इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट। असेसमेंट क्या होती है, ठीक है, असेसमेंट मीन्स मॉनिटरिंग एंड एवलुएटिंग द एक्सटर्नल एंड internal
क्या होती है असेसमेंट? असेसमेंट होती है आपके पास मॉनिटरिंग एंड एवलुएटिंग द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास असेसमेंट होती है। तो हम जो है उसमें क्या करते हैं, इंटरनल असेसमेंट मीन्स मॉनिटरिंग एंड एवलुएटिंग द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर कंपनी। ठीक है, अब अवर कंपनी, हमारी कंपनी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं उनको मॉनिटर करना और एवलुएशन करना उनकी। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल असेसमेंट क्या होती है? एक्सटर्नल असेसमेंट external assessment is monitoring and evaluating the external opportunities and threats। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट होती है। फिर जब हम ये असेसमेंट कर लेते हैं उसके बाद है मेजरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, मेजरिंग परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस से हमारे पास गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यानी हमने जो फार्मूलेशन स्टेज जो फार्मूलेट प्लान्स किए हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया है, तो उसके बाद हमें क्या उस तरीके से हमारे जो रिजल्ट्स हैं, गोल्स हैं, वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, लास्ट है आपके पास रेमेडियल मेजर्स आर टेक करेक्टिव एक्शंस। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे एनवायरनमेंट जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो सक्सेस ऑफ टुडे इज़ नो गारंटी द सक्सेस ऑफ टुमारो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आज हमने जो प्लान बना लिए, जो हमने इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक है, आज तो हमें वो बेनिफिशियल हैं, हमें वो गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो है वो जो आपके प्लान्स हैं जो आपने एग्जीक्यूट किए हैं प्लान्स अपने, वो कल भी सक्सेसफुल हों। ठीक है, हो सकता है कि कल जो है आपके जो आपके कंपिटिटर्स हैं वो उससे ज़्यादा जो है वो अच्छे जो है प्लान्स लेके आ जाएं, तो आपको जो है उसमें फिर टेक करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं। यानी आपको अपने गोल्स मीट करने के लिए फिर आपको चेंजेस लानी पड़ती हैं। तो इसमें हम कहते हैं रेमेडियल मेजर्स, या फिर हम उसको कहते हैं टेक करेक्टिव एक्शंस इफ नीडेड। जहां हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें जो है वो प्लान्स जो हमने किए, एग्जीक्यूट किए, तो वहाँ पे हमें उसको चेंजेस करनी नज़र आती हैं, तो हम उसमें उसको चेंज कर लेते होते हैं। इसी पे जो है पीटर ड्रकर जो हमारा एक ग्रेट साइंटिस्ट है, उसने कहा कि द सक्सेस ऑफ टुडे इज़ नो गारंटी द सक्सेस ऑफ टुमारो। जैसे मैंने आपको कहा कि आज की जो कामयाबी है ज़रूरी नहीं है कि वो कल की भी कामयाबी हो। ठीक है, अब जैसे आप देखें इसकी एग्जांपल आप देखें, आपकी क्लास में एक बच्चा है जो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत दिल लगा के पढ़ता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल वो 6 घंटे पढ़ता है, 8 घंटे पढ़ता है। ठीक है, और वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में वो आता है और वो 4 घंटे पढ़ने लग जाता है कि मैं वैसे भी फर्स्ट हूँ क्लास में, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मैं फर्स्ट ही आऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में कोई और लड़का 6-8 घंटे पढ़ाई करेगा, तो ज़ाहिरी बात है फिर पोजीशन जो है उस बच्चे के पास चली जाएगी जो ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, तो फिर इसीलिए उसने पीटर ड्रकर ने कहा द सक्सेस ऑफ टुडे इज़ नो गारंटी द सक्सेस ऑफ टुमारो। ठीक है, तो इसी बेस पे उसने बात की है। यानी आपकी कंपनी जो है उसमें भी आपने इस तरीके से यानी शुरू से आखिर तक उस पे जो मेहनत है, जो काम है, उस पे करते रहना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह पाक आपका